गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, आवाज़ आ रही है सब लोगों को? यस सर। यस सर। हमने लास्ट टाइम हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्कस कर ली थी। यस सर। हॉरिजॉन्टल रेंज में हमने लिखा था आर होता है, एक तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है स्कूल वाला, यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाय जी, और एक तरीका है जिसमें हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ यू एक्स यू वाई ओवर जी, है ना? यस सर। और कॉस थीटा साइन थीटा अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ यू कॉस थीटा, ये यू एक्स पार्ट हो गया, यू साइन थीटा ये यू वाई वाला पार्ट हो गया अपॉन जी। तो मान लो किसी ने हमसे कहा कि एक पार्टिकल को हमने इनिशियल वेलोसिटी दी है 3i प्लस 4j, इसकी रेंज कितनी हो जाएगी? इसकी रेंज कितनी हो जाएगी बताओ? कोई भी? 2.4 2.4 मीटर, ठीक है। किसी को नहीं समझ में आया 2.4 तो पूछ सकते हैं। ठीक, तो
और रेंज के बारे में हमने ये भी समझ लिया था कि अगर हम थीटा को रिप्लेस कर दें 90 माइनस थीटा से तो आर रिमेन्स द सेम, ठीक है ना। Yes, sir. आज एक नई बात हम लोग सीख लेते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में, वो है, लिखते हैं कॉन्सेप्ट, सीखते हैं क्या है। डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी गिवन टाइम, इसको इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन भी कह सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो समझते हैं कि एक प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट किया, मान लो ऐसे, इस तरह से ऐसे, ये तो हो गया इसका यू, ये हो गया इसका थीटा, है ना। कुछ देर बाद मान लो वो यहाँ पहुँच जाता है, अब कुछ अलग स्पीड हो गई v, कुछ अलग एंगल हो गया फाई। कोई हमसे पूछे फाई है कितना, तो हम कैसे बताएंगे। तो बेसिकली हमने कहा फाई वो एंगल है, फाई इज द एंगल दैट v वेक्टर मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल। ये तो मानेंगे सब लोग, विद द हॉरिजॉन्टल। इसमें कोई दिक्कत किसी को? No, sir. कोई। तो हमने कहा कि क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं एक डायग्राम बनाता हूँ v और ये हुआ फाई, तो ये हो गया हमारे पास वी वाई यानी इसका वर्टिकल कंपोनेंट, और ये हो गया वी एक्स इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ tan फाई इज वी वाई बाई वी एक्स, कह सकता हूँ? Yes, sir. कह सकता हूँ। Yes, sir. अच्छा, जो टेबल हमने बनाई थी पहले दिन प्रोजेक्टाइल में, उसमें अगर हम वी वाई की वैल्यू देखें तो ये होती है यू वाई माइनस जी टी, और वी एक्स तो यू एक्स के बराबर ही रहता है, ये बात भी कंफर्म कर लो। तो हमारे पास tan फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan फाई की वैल्यू हो जाएगी u साइन थीटा, ये हो गया यू वाई माइनस जी टी अपॉन यू एक्स। जो सॉल्व करना होगा यहाँ से कर लेंगे, है ना। इसमें एक बात ध्यान रखना कि ये ओवरऑल न्यूमरेटर जो है टाइम के साथ कम होता रहेगा, कब तक? Max height. हाईएस्ट पॉइंट तक। उसके बाद फिर ये नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, तो हमारा एंगल भी जो है वो वर्टिकल से, सॉरी हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ बनना शुरू हो जाएगा। इसको नोट कर लो। इसको अप्लाई कैसे करते हैं कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन से देख लेंगे, है ना। सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। हाँ, यहाँ तक। हाँ सर, बस वो एक से डायग्राम देखना। हाँ, यस सर। ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो गया tan फाई लिखने का तरीका ना, इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है एक प्रोजेक्टाइल को हमने किसी एंगल, किसी वेलोसिटी u, किसी एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट कर दिया है, चाहो तो लिख सकते हैं, अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। फिर कहा जा रहा है आफ्टर 2 सेकेंड्स, 2 सेकंड के बाद, आफ्टर 2 सेकेंड्स इट is found to be flying at an angle 30 degree to the horizontal। 2 सेकंड के बाद इसका डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री पाया गया। फिर लिखा है आफ्टर अनदर सेकेंड, मतलब वो अनदर 1 सेकेंड की बात करें ना, अनदर सेकेंड इट was found to be flying
to be flying horizontally. Horizontally. Find u and theta. u कितना है और थीटा कितना है ये बताना है. एक बार नोट कर लो इसको. फिर सॉल्व कैसे करेंगे वो मेथड सीखना. देखो कर लिया सर. कर लिया. अब यहाँ पे एक बात समझना. देखो कि इस क्वेश्चन में दो इन्फॉर्मेशन गिवन है. एक 2 सेकंड पे और एक सर 3 सेकंड पे. 3 सेकंड पे. ये बात ठीक है ना. अनदर सेकंड का मतलब हो गया कि स्टार्टिंग से 3 सेकंड पे. हमें इन दोनों का अलग अलग यूज करना है. तो अगर मैं आपसे कहूँ 2 सेकंड वाली बात करें तो 2 सेकंड पे हमारा जो फॉर्मूला है tan phi वाला, उसमें phi तो 30 हो चुका है. बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ tan 30 इक्वल टू u sin थीटा माइनस 2g. gt की जगह 2g आ जाएगा अपॉन u cos थीटा. चेक कर लो एक बार इसको. Yes, sir. यस सर. ठीक है. सबको पता है tan 30 1/√3 होता है. Yes. ठीक है. तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई. इसका यूज कैसे करना है वो हम बाद में देख लेंगे ना. अभी इसको और ज्यादा सॉल्व नहीं करते हैं. सेकंड इन्फॉर्मेशन है आफ्टर अनदर सेकंड इट वाज फाउंड टू बी फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली. यानी कहाँ पहुंच गया वो? Maximum height. मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के टाइम का फॉर्मूला यहाँ क्या लिखूं? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. अच्छा, फिर हाइट के लिए कोई नया फॉर्मूला लाओगे? अगर हाइट का फॉर्मूला टाइम में लगा देंगे तो फिर हाइट के लिए क्या लिखेंगे? अच्छा टाइम का सर. टाइम का तो 2u sin थीटा बाय g. वो तो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट होता है बेटा. ऊपर तक पहुंचने का टाइम 8g, 8h upon g. ये क्या है? अरे यार ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक का ये जो पूरा टाइम है ना ये t है. यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना होगा? नहीं Half t. तो u sin थीटा बाय g लिख दूं उसको चलेगा? यस सर. ठीक है. तो यहाँ से क्या ऐसा कह सकते हैं कि u sin थीटा की वैल्यू 3g है. ठीक. इसको यहाँ पे यूज कर लेते हैं. देखो पहली वाली इक्वेशन में 1/√3 वाली में तो मेरे पास बन जाएगा 3g माइनस 2g अपॉन u cos थीटा इक्वल टू 1/√3. देख लो अच्छे से. तो यहाँ से मेरे पास u cos थीटा √3g आ जाएगा. और ध्यान रखना u sin थीटा ऑलरेडी कितना आ चुका है हमारे पास? 3g आ चुका है. ठीक है. ओके सर. दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो tan थीटा आ जाएगा. tan थीटा 3/√3 यानी √3 हो जाएगा. tan थीटा अगर √3 है तो थीटा 60 डिग्री हो जाएगा. यस सर. अच्छा, फिर थीटा अगर 60 डिग्री है तो u cos थीटा √3g है. तो मैं कह दूंगा u इंटू cos 60 इक्वल टू √3g. तो हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी, बोलो, सर 2√3g. ठीक है. तो ये आंसर हो गया. अब आप इसको चाहो तो 20√3 लिख सकते हो. 20√3 मीटर पर सेकेंड और थीटा इक्वल टू 60 डिग्री. ये हमारा आंसर है. ये दोनों हमारे आंसर हो गए. एक बार पूरा क्वेश्चन दोबारा से देख लो. नोट कर लिया है तो अपने ही नोट्स में देख लो, नहीं तो मैं ऊपर स्क्रॉल कर देता हूँ और कैसे सॉल्व हुआ है ये चीज़ समझ लो आप.
देख लिया सबने? यस सर। ठीक है, समझ में भी आ गया? यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। एक और क्वेश्चन है ना, हालांकि इससे थोड़ा डिफरेंट है, इसका उसमें कोई यूज भी नहीं है tan phi का, लेकिन अभी डिस्कस सर कर एक लेना सेकंड थोड़ा चाहिए। ऊपर करिए। हाँ, और हाँ एक और बस, ये 3g माइनस 2। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलो ये हमने कर लिया। अब एक और क्वेश्चन है, हालांकि उसमें इस कॉन्सेप्ट का कोई यूज़ नहीं है, लेकिन डायरेक्शन से रिलेटेड है, तो इसलिए यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं उसको। तो ये है क्वेश्चन है, आफ्टर व्हाट टाइम, है ना, इन कितने टाइम इंटरवल बीत जाने के बाद, आफ्टर व्हाट टाइम द डायरेक्शन of a projectile becomes perpendicular to its initial direction. नोट कर लो, इसमें कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर व्हाट टाइम द डायरेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल becomes perpendicular to its initial direction. एक चीज नोटिस करना पिछले क्वेश्चन में और इसमें, कि जब भी हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन देखते हैं, सही बात है ना? सर क्या? जब भी हम डायरेक्शन की बात करते हैं प्रोजेक्टाइल का डायरेक्शन, तो उसका मतलब होता है उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन। ये बात समझ रहे हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये हमसे पूछ रहा है कि आफ्टर व्हाट टाइम v वेक्टर बिकम्स परपेंडिकुलर टू u वेक्टर? v वेक्टर क्या है? सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और u वेक्टर क्या है? इनिशियल। इनिशियल वेलोसिटी। तो एक ही मतलब हो गया दोनों स्टेटमेंट का। यस सर। अच्छा, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, ये कैसे चेक करते हैं? दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, कैसे चेक करते हैं? सर जब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। बेटा वो तो है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा एंगल 90 डिग्री? हम उनको आपस में रख के तो नहीं देख सकते ना। मैं सर कह रहा हूँ, मेरे को है ना वेक्टर के साथ एक प्रॉब्लम थी, वो मैं आपसे बाद में पूछ लूंगा, वो अभी आपने वेक्टर बताया तो याद आया मेरे को। अच्छा ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ अगर दो वेक्टर हैं हमारे पास, हमें वो दिख भी नहीं रहे हैं, मतलब समझो ना, वो अब दिख भी नहीं रहा, हमें पता ही नहीं कि वी वेक्टर यू वेक्टर कैसे हैं, हमें नहीं पता, हमें तो सिर्फ पता है वेक्टर हैं। इज देयर अ मैथमेटिकल वे टू चेक दैट द एंगल इज 90 डिग्री? देखो, अगर ये कह देते कि वेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिए, एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है ना, तो आप वो प्रोट्रैक्टर रख के कह देते कि देखो हाँ 90 डिग्री एंगल है। लेकिन इस तरह से तो मुझे दिए नहीं गए वेक्टर, दे आर जस्ट इन वेक्टर फॉर्म में है। तो कैसे चेक करें? कोई तरीका होता है क्या मैथ्स में? भव्या कह रही है व्हेन क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो। नहीं बेटा, क्रॉस नहीं, डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होने पे तो पैरेलल हो जाएंगे वो, है ना। तो आंसर क्या है इसका कि वी वेक्टर डॉट यू वेक्टर शुड बी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। इस पॉइंट को समझो यार, है ना, मतलब वेक्टर तो हमने पढ़े थे यार, क्या कहूँ, है ना, आप लोग भी जानते हो यार, खराब लगता है ना। सर वो डाउट अभी पूछ लो। आप पूछ लो, वैसे तो मैंने
सर मेरे को ये पूछना था कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में हमको डिफरेंस तो पता है, लेकिन सर हमको ये कैसे पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन में डॉट प्रोडक्ट यूज करना है या वो क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना है? यार देखो, जहाँ पे है ना ऐसे दो वेक्टर के बीच में या तो ये लगा हो तो आप पहचान जाओगे डॉट प्रोडक्ट है, और या ये लगा हो तो आप पहचान जाओगे क्रॉस प्रोडक्ट है। एक तो इस तरह टाइप के क्वेश्चन हो गए। दूसरे कौन से क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लो एंगल बताने वाले क्वेश्चन, एंगल, ठीक, परपेंडिकुलर बताने वाले क्वेश्चन, ये है ना, प्रोजेक्शन लेने वाले क्वेश्चन, प्रोजेक्शन, इन सब में लगता है डॉट प्रोडक्ट। एंगल, परपेंडिकुलर चेक करना, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर अपॉन अनदर लेना, इन सब में डॉट प्रोडक्ट लगता है। फिर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल या पैरेललोग्राम ये बताने वाले, पैरेलल प्रूव करने वाले वेक्टर्स को, है ना, या आपको प्रूव करना है कि दो वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग टू वेक्टर्स, ऐसा बताना हो तो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लगता है। इस तरीके से चेक करते हैं। खैर चलो, ये समझो यार, मतलब मैंने आपको ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर वेक्टर पढ़ लिया है तो इतना वो पता होना चाहिए अब तो, बट एनीवे। तो कैसे करेंगे इनको प्रूव, ये करते हैं। तो u वेक्टर को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा j कैप। लिख सकता हूँ वेक्टर फॉर्म में, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। यस। इसी तरह से जो v वेक्टर है वो क्या है, देखो x तो उसका u cos थीटा ही रहता है हमेशा, यहाँ पे आ जाता है u sin थीटा माइनस जी टी, इसको मैं j कैप के साथ लिख देता हूँ, j कैप। फिर इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, है ना। और जैसा भी आपकी बातें सुन के मुझे लगा, तो मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं रख रहा हूँ कि आप डॉट प्रोडक्ट ले पाओगे, तो मैं ही कर दे रहा हूँ इनका डॉट प्रोडक्ट। तो ये हो गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस जी टी यू साइन थीटा, जी टी यू साइन थीटा। ये पूरा एक्सप्रेशन बन गया हमारा। तो इसको हमें जीरो के इक्वेट करना है। अच्छा, यहाँ पे देखना कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, मतलब ये यू हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा जो कि 1 होता है ना, माइनस जी टी यू साइन थीटा आ जाएगा, जिसको हमें इक्वल टू 0 करना है। तो ये बन गया सिर्फ यू स्क्वायर, और ये उधर जाके हो जाएगा जी टी यू साइन थीटा। तो यहाँ से देखो टाइम की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, एक यू तो कैंसिल हो जाएगा, u ओवर जी साइन थीटा, u, इसको ठीक से लिखेंगे, u ओवर जी साइन थीटा, ये आपका आंसर है। इसको नोट कर लो, थोड़ा वेक्टर पे ध्यान दो, इनफैक्ट पढ़ाई पे ही इन जनरल ध्यान दो, है ना? पुरानी चीज़ें याद नहीं रखेंगे तो फिर फिज़िक्स को बाद में बदनाम करोगे कि सब्जेक्ट ही ख़राब है और मज़ा नहीं आता पढ़ने में। डन। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारे पास। इसका एक और तरीका हो सकता था बिना वेक्टर के सॉल्व करने का, लेकिन उसमें हमें इतना दिमाग लगाना पड़ता। मैं फिर कभी आपको उसे सॉल्व करके बताऊंगा। ईजिएस्ट वे वेक्टर तरीके से सॉल्व करना है ना। चाहो तो आप इसको एक होमवर्क ले सकते हो, इसी क्वेश्चन को विदाउट अप्लाइंग वेक्टर्स कैसे सॉल्व कर सकते थे, है ना। ये ट्राई करना, हो जाए तो फिर कभी डिस्कस कर लेंगे इसको, है ना। तो ये हमने लिखा। अब हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में नेक्स्ट चीज़ जो पढ़ेंगे वो है ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, ट्रेजेक्टरी मैथ्स में पाथ को कहते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ द पाथ। ट्रेजेक्टरी किस किस तरह की ट्रेजेक्टरी हो सकती हैं, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इस तरह की शेप को क्या कहते हैं, ओवल। इलिप्स कहते हैं इसको, ठीक है ना। ये तो हो गया स्ट्रेट लाइन।
स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला और इलिप्स, और बहुत सारी शेप होती हैं, हाइपरबोलिक होती हैं ना, और कोन के जितने पार्ट हैं उसमें बहुत सारे तरह के शेप हम डिस्कस कर सकते हैं, बट हर एक की अपनी एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है। जैसे स्ट्रेट लाइन में हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिख देते हैं। अगर आपने स्ट्रेट लाइन पढ़े हैं तो अभी समझ जाओगे, नहीं तो जब पढ़ोगे तब समझ जाओगे। ये जो होता है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इस तरह की इक्वेशन से लिखा जाता है। ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये y इक्वल टू समथिंग ऑफ एक्स स्क्वायर, इस टाइप से लिखा जाता है। ये वाला जो पैराबोला हम लिख रहे हैं, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। और जनरल इक्वेशन अगर हम लिखें तो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप हो सकती है। जनरल इक्वेशन में ऐसा हो सकता है। इलिप्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, ये होते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। ये जब मैथ्स में आप पढ़ोगे तो समझ जाओगे ना। बट हमें कैसे पता लगा कि हमारी जो प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी है वो पैराबोलिक है ना। तो हमने कहा चलो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन फाइंड करते हैं। सो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन इज बेसिकली अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट है, वो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन होती है कुल मिला के, है ना। इसमें देखना कहीं भी टाइम नहीं आ रहा है, कहीं भी टाइम नहीं है ना। तो हमने कहा हमारा जो एक्स है वो है u cos थीटा टी, गलत तो नहीं कहा। और जो y है वो है u sin थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, सही है ना। तो हमने कहा इसमें रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस t इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, है ना। इस वाली इक्वेशन में t को रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास y कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा u sin थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर कॉस पर थीटा। नोट कर लो इसको। समझ रहे हैं बात? यस। अच्छा ठीक है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ देखो u तो कैंसिल हो जाएगा तो y बन जाएगा हमारा tan थीटा x। देखो यहाँ tan थीटा बन गया, tan थीटा x माइनस g ओवर ट्वाइस ऑफ u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा x स्क्वायर, है ना। मैं जानबूझ के वेरिएबल्स को अलग लिख रहा हूँ और उनके कोफिशिएंट्स को अलग लिख रहा हूँ। ये इक्वेशन देख लो अच्छे से। यस सर। ठीक है, फिर लिखना the above equation is of the form y equal to ax minus bx square which represents a downward opening parabola, downward opening पैराबोला कैसा होता है, इस तरह का होता है। देखो ये होता है डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, उल्टा बना देंगे तो अपवर्ड ओपनिंग हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता तो इट वुड हैव बीन एन अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, बट सिंस यहाँ पे नेगेटिव है तो इट इज ए डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। अच्छा, पत्थर फेंकते हैं तो हमेशा ऐसे जाके ऐसे ही जाता है, कभी भी ऐसे जाके ऐसे नहीं जाता। तो इट इज बट नेचुरल कि हमारे पास आना ऐसा ही कुछ चाहिए था, तो वो आ रहा है ना। तो ये ट्रेजेक्टरी पैराबोलिक है, ये रीजन समझ में आ गया।
यस सर। तो इससे कंक्लूड क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ नोट कर लिया है ऊपर से लेके यहाँ तक? यस सर। ठीक है ना, वो तो पीडीएफ वैसे आ जाएगा आपके पास, बट द पॉइंट इज ये हम कंक्लूड क्या कर रहे हैं, कंक्लूजन है हमारा, कंक्लूजन whenever we have an equation in the form y equal to ax minus bx square, we may assume it to be the equation of a projectile, एक प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन से अज्यूम किया जा सकता है, ठीक है ना। तो नोट कर लेते हैं इसको, और ट्रेजेक्टरी इक्वेशन से क्या क्या हम सॉल्व कर सकते हैं वो देखते हैं ना। नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग ए प्रोजेक्टाइल यूजिंग इट्स ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। अगर एक प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी इक्वेशन अपने पास है और उससे हम उस प्रोजेक्टाइल को समझना चाह रहे हैं तो ये काम कैसे करेंगे। तो लेट्स से हमने लिखा y इक्वल टू 5x माइनस 10x स्क्वायर। लेट्स से ऐसा किसी ने हमें इक्वेशन दे दी, नोट कर लो उसको, 5x माइनस 10x स्क्वायर। अच्छा, अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो कि क्या है, y इक्वल टू tan थीटा x माइनस जी एक्स स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का ट्वाइस। इसको अच्छे से देख लो एक बार, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन जितना जल्दी रट लोगे उतना आपके लिए अच्छा हो जाएगा। नहीं, तो अब हम इनको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग द टू। हमने क्या क्या गैदर किया, हमने कहा tan थीटा मस्ट बी 5, ये बात समझ रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो समझना, कि जब भी आप इक्वेशन कंपेयर कर रहे हैं ऑलवेज मेक श्योर कि y का कोएफिशिएंट क्या है, ऑलवेज मेक श्योर y का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो अगर कभी ऐसा लिखा हो 2y इक्वल टू समथिंग समथिंग, तो पहले 2 से डिवाइड कर लेंगे इक्वेशन को और फिर कंपेयर करेंगे। याद रखोगे इस बात को? यस सर। ठीक है, ओके सर। एनीवे, तो tan थीटा इक्वल टू 5 आ गया। इसका मतलब अगर हमें से कोई सिर्फ इतना पूछता इस प्रोजेक्टाइल को किस एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया होगा, तो हम आंसर क्या देते, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 5, जितना भी होता होगा ये, ठीक है ना, वो टेबल से देख लेंगे, कैलकुलेटर से देख लेंगे, जितना भी होगा ये, इससे हमें मिल जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगा ना। दूसरी बात, g अपॉन ट्वाइस ऑफ u cos थीटा का होल स्क्वायर। देखो मैं इसको u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ, u cos थीटा का होल स्क्वायर, ये 10 है, ऐसा देख सकते हैं हम यहाँ पे, g अपॉन ट्वाइस ऑफ u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज 10। ये बात सही है? यस सर। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि u cos थीटा इज अंडर रूट 2? चेक कर लो, हाँ 1/√2, सॉरी यहाँ पे मुझे 1/√2 लिखना है, 1/√2, ये चेक कर लो। सब लोग समझ गए? यस सर। ठीक है। अच्छा, u cos थीटा होता क्या है? ux। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर मैं u cos थीटा को tan थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये u sin थीटा बन जाएगा, ये कंफर्म करो। यस सर। पक्की बात?
तो 5/√2, 5 तो हो गया हमारे पास tan थीटा और u cos थीटा हो गया 1/√2। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ u y जो है वो 5/√2 है? यस सर। ठीक है, u y आ गया। अब अगर कोई पूछे टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है तो मैं कह दूंगा ट्वाइस ऑफ यू वाई ओवर जी, ये होता है यस सर। अच्छा। Yes, sir. तो मेरे पास हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 5/√2 ओवर जी, ये 1/√2 आ जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट इतना सेकंड हो गया। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। किसी ने पूछा मैक्सिमम हाइट बता दो, तो मैंने कहा यू स्क्वायर यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g होता है, यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g। तो यू वाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/2 अपॉन 2 इंटू 10 कर देंगे। ये हो गया 5, ये हो गया 2, तो 5/8 मीटर आ गया। एक बार चेक कर लो इसको, देखो। यस सर। 5/8। कर लेंगे। किसी ने कहा रेंज बता दो, तो हमने कहा ट्वाइस ऑफ यू एक्स यू वाई ओवर जी होता है। तो ट्वाइस ऑफ यू एक्स कितना है 1/√2, यू वाई कितना है 5/√2 और जी तो 10 है ही हमारे पास, है ना। तो देखो ये √2 से 2 कट जाएगा, हाफ मीटर इसकी रेंज आ जाएगी। कर लेंगे, Yes, sir. कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। तो अब अगर मैं आपको इक्वेशन दूं तो आप मुझे रेंज बता सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट बता सकते हो, हाइट बता सकते हो? यस सर। ट्राई कर लेते हैं। तो क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, एक इक्वेशन है y इक्वल टू 2x² माइनस x² बाय 5, y इक्वल टू 2x² माइनस x² बाय 5, ये आपकी इक्वेशन है। ठीक है। आप मुझे बताओगे फाइंड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इस प्रोजेक्टाइल की रेंज क्या है। अच्छा, x² क्यों लिखा है, 2x लिखना है, 2x माइनस x² बाय 5, ax माइनस bx² वाली फॉर्म, 2x माइनस x² बाय 5। उसकी रेंज कितनी होगी एक बार सब लोग ट्राई कर लें, फिर इसको सॉल्व करते हैं। कोई भी 1 मीटर। 1 मीटर बिल्कुल सही, 1 मीटर। 10 मीटर अनवी एक बार चेक कर लो, देखो आंसर 1 मीटर होना चाहिए, है ना। हम लोग भी चेक कर लेंगे एक बार, ऐसी बात नहीं, हो सकता है ना। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, देखो आंसर चेक करते हैं इसका।
सबसे पहले तो tan थीटा 2 है, ये बात समझनी है हमें। दूसरी बात देखो, ये जो हम लिखते हैं g/2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें g/2 को 5 लिखा जा सकता है। तो आप चाहो तो ऐसे कह सकते हो 5 अपॉन u कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज 1/5। जब कंपेयर करोगे तो 2 भी है यहाँ पे। अच्छा 5 तो आ चुका है वहाँ पे, सॉरी 5 तो आ चुका है वहाँ पे, 2 कर दिया ना मैंने उसको। तो u cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5 आ जाएगी। तो u cos थीटा हो गया 5। अच्छा u cos थीटा 5 है, तो u sin थीटा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखो u sin थीटा 10 हो जाएगा। यस सर। तो फिर तो आंसर 1 नहीं आ गया, फिर तो कुछ और आएगा ना। 10 ही आया सर। 10 है, 10 है। मेरा 10 आ भी रहा है। 10 अनवी आया अनवी का था। आंसर सही था ना। हाँ हमें जल्दबाजी में किया उसका, कोई नहीं है ना। तो हमने लिखा कि हमारे पास रेंज कितनी हो गई, ट्वाइस ऑफ यू एक्स यानी 5, यू वाई यानी 10, यू एक्स यू वाई कौन फिर से 10 10 10 कट जाएगा, तो 10 मीटर आ जाएगा। अनवी आपका आंसर ठीक था, इन द फर्स्ट वो सही था एकदम। क्लियर है सबको? यस सर। एक और एग्जांपल दूं, कर लोगे? या इसी में कुछ समझना है किसी को तो समझ लो। चलो समझ के मान लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने इक्वेशन लिखी y इक्वल टू 3x माइनस 4x स्क्वायर, है ना। इसमें रेंज बता दो मुझे जल्दी से कितनी हो जाएगी सब लोग। थ्री बाई फोर भी ठीक है, अनवी आपका आंसर फिर ठीक है। बाकी लोग चेक कर लें भाई। इसमें नहीं, आंसर तो शायद 3/4 ही आ रहा है ना। एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले tan थीटा 3 है, ये समझना है आपको। फिर उसके बाद 5 अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर, ये 4 है, ये समझना है आपको। तो u cos थीटा जो आएगा आपका वो √5/2 आ जाएगा। ये चेक कर लेना एक बार, देखो √5/2। अच्छा तो u sin थीटा कितना आ जाएगा, u sin थीटा आ जाएगा आपका 3√5/2 आ जाएगा। तो रेंज कितनी हो गई, रेंज हो गई ट्वाइस ऑफ u cos थीटा √5/2 इंटू u sin थीटा। u sin थीटा कितना हो गया, 3√5/2 बाई जी अपना 10 हो गया, है ना। तो आप ये देखो कि √5 मिलके 5 हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, जो 10 से चला जाएगा, तो ये 3/4 मीटर आ जाएगा। ये चेक कर लो, देखो मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है कि इसको, है ना, यस सर। बार बार गलत करें, है ना। तो समझ गए बात? और मैंने u cos थीटा की वैल्यू गलत लिखी थी, उसके वजह से सब देखो गड़बड़ हो ऐसा ना कुछ तो करेंगे जब भी गलत आएगा वो, ठीक है। तो वो नहीं करना है कुल मिला के, ये है, ठीक है ना। तो ये देख लेना है ना। तो ये हुआ। अब क्या करना है वो देखते हैं।
एक और टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं हमारे पास, फाइंडिंग द ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। ट्रेजेक्टरी इक्वेशन एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं। किसी ने आपको कहा कि u वेक्टर एक प्रोजेक्टाइल का है, लेट्स से 2i कैप प्लस 5j कैप, ऐसा किसी ने कह दिया हमें। 2i प्लस 5j से हमने एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया है, तो अब इसकी ट्रेजेक्टरी इक्वेशन फाइंड करो। तो हमने कहा एक काम करते हैं, पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन है y इक्वल टू tan थीटा x माइनस 5x स्क्वायर बाई u cos थीटा का होल स्क्वायर। ये 5 कहाँ से आया सबको क्लियर होना चाहिए। सर 2/3। ये सर टी ये है। g/2 है ना, g/2 लिखा है, ठीक है। अच्छा, अब इस इक्वेशन में देखो tan थीटा, क्या आपको ये बात इक्वेशन देख के समझ आ रही है? tan थीटा 5/2 है, इसे देख के समझ में आ रहा है tan थीटा 5/2 है, यस सर। सबको आ रहा है। तो आपने यहाँ लिख दिया 5/2x, फिर आपने लिखा 5x स्क्वायर। क्या आपको ये दिख रहा है u cos थीटा 2 है, u cos थीटा 2 है, यस सर। तो आपने यहाँ 4 लिख दिया इसका स्क्वायर, सही है। यस सर। फिर आपने एलसीएम ले लिया, तो ये बन गया 4y इक्वल टू 10x माइनस 5x स्क्वायर। तो अब आपके जो भी ऑप्शन दे रखे होंगे उसमें हो सकता है बहुत तरह से इक्वेशन लिखी हो सकता है ऐसे इक्वेशन लिखी हो, 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4y इक्वल टू 0। ये भी वैलिड हो जाएगी इक्वेशन का फॉर्म इस तरीके से, यस सर। ठीक है। तो ये हो गया, तो क्वेश्चन दूंगा तो कर लोगे इसको। चलो यस अभी देखते हैं ना, तो इसमें किसी को कुछ समझना है तो समझ लो, कि कोई बात नहीं एकदम से समझ में आई हो तो ठीक है। तो हमने लिया, क्वेश्चन ले लेते हैं। u वेक्टर है, लेट्स से 3i माइनस 10j है ना। तो इसकी ट्रेजेक्टरी इक्वेशन फाइंड करो क्या है। माइनस कैसे यार, प्लस होना है ना, तो प्लस, माइनस नहीं प्लस है। प्रोजेक्टाइल को हमेशा ऐसे देखते हैं ऊपर की तरफ, तो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन फाइंड करेंगे इसकी। सर 9y इक्वल टू 30x माइनस 5x स्क्वायर। रख लो, अपना आंसर लिख के रख लो, 9y। आंसर लिख के रख लो, उसको मैच करा लेंगे अभी ना। चलो, तो हमने देखा सबसे पहले तो tan थीटा जो है वो 10/3 है। हमने कहा y इक्वल टू 10/3x माइनस 5x स्क्वायर अपॉन cos थीटा, हमारा u cos थीटा 3 है, तो यहाँ 9 आ जाएगा। इसको चेक कर लो एक बार, तो ये बन जाएगा हमारा 9y इक्वल टू 30x माइनस 5x स्क्वायर, है ना। तो ये आंसर शायद राघवन ने दिया था पहले, है ना। ठीक है, अब आपकी मर्जी, आप ऐसे लिख सकते हो 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9y इक्वल टू 0, चाहो तो ऐसे लिख सकते हो।
ठीक है भूमिका, बिल्कुल ठीक आंसर आया आपका भी, है ना। कर लोगे, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ठीक है, बहुत सिंपल होता है। तो मतलब एज रिसेंट एज 2 साल पहले तक जेई में इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं, तो ठीक ठाक इम्पोर्टेंस है इस कॉन्सेप्ट की। सर हाँ जी। सर जब वो जैसे आई कैप या जे कैप में अगर फ्रैक्शन हो तो भी तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, मतलब बस उसमें थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ कर लो, देखो जैसे मान लो ऐसे लिखा हमने 1/3x प्लस 2/5 1/3i सॉरी प्लस 2/5j, ऐसा कर देते हैं। लो अब कर लो, है ना। एक बार बता दो इसको सॉल्व करके कितना होगा। सर y इक्वल टू 5/6x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9। अभी देखते थे तो सीख ही गए। तो हमने लिखा y इक्वल टू x tan थीटा है ना, तो tan थीटा हमारा हो जाएगा 2/15, 2/15 नहीं 6/15 ना। 5/6। हाँ मतलब y अपॉन x करना है, 3 ऊपर आ जाएगा तो 6/5 हो जाएगा। 6/5। 6/5x माइनस 5x स्क्वायर अपॉन u cos थीटा का स्क्वायर, तो ऊपर 9 और आ जाएगा। 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर एक 9 और आ जाएगा। तो ये हो गया सर हमारे पास। 5/6 आना चाहिए ना क्या बेटा? सर? 5/6 यहाँ पे 5/6, यहाँ नो सर 6/5 ही नहीं होगा। सर y अपॉन x होगा ना वो, हाँ मतलब i j अपॉन i। j अपॉन आया होता है तो 2/5 डिवाइड बाय 1/3 तो सही आया। एनीवे चेक कर लो एक बार, तसल्ली कर लो। फिर हमने लिखा यहाँ पे 5y हो गया है ना, 6x हो गया, और यहाँ 25 टाइम्स 9 कितना होता है? 225 x स्क्वायर यस। होता है ना। तो बस ये बन गया ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, उसको मॉडिफाई कर लो फिर ये कर लोगे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब कर लोगे, है ना। यस सर इजी ठीक है, लग रहा है। ठीक है। चलो अब ये हुई हमारी 225 क्यों होगा? 45 होगा ना, 9 5 से 45 होता है ना। एलसीएम भी तो लिया है। नहीं नहीं रुक जाओ यार, उसे खुद अच्छा डिस्कवर हाँ करने दो, उसे सॉरी, मजा ठीक है आएगा ये ठीक। ना। नहीं सर ठीक है, समझ। चलो अच्छा ठीक, ठीक है। हाँ तो ये तो हमारी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की कहानी हमने ख़त्म कर दी। अब हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे। हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टाइल कह सकते हैं उसे, बट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ही कहते हैं उसे ना। तो अ प्रोजेक्टाइल दैट हैज़ बीन प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली। अच्छा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए हमें एटलीस्ट किसी हाइट पे तो जाना ही पड़ेगा। तो एक हाइट पे जाके हमने एक प्रोजेक्टाइल को इस तरह से लॉन्च कर दिया यू स्पीड से, किसी हाइट पे जाके। अब क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से इसमें एक वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आना शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरह के पाथ में नीचे आएगा, ऐसे पैराबोलिक पाथ में। अगर मान लो यहाँ ग्राउंड है तो यहाँ आके टकरा जाएगा।
ये इसकी ट्रेजेक्टरी होगी। हमने थ्रो किया है। हाँ यार, हमने यू स्पीड से थ्रो किया है। हाँ, थ्रो ही करते हैं हर बार, बिना थ्रो किए प्रोजेक्टाइल कैसे लॉन्च करेंगे बताओ? नहीं सर, मैं वो फ्री फॉल समझ रहा था। नहीं सर ठीक है। फ्री फॉल में तो पत्थर बन जाएगा ना यार, वो ऐसे सीधा नीचे गिर जाएगा ना। अच्छा, टेक्निकली ये भी फ्री फॉलिंग ही है, एवरी प्रोजेक्टाइल इज इन फ्री फॉल, बट हम वो फ्री फॉल को एक पर्टिकुलर केस ले लेते हैं, इसलिए वो नाम यहाँ नहीं यूज कर रहे हैं। अदरवाइज प्रोजेक्टाइल में ग्रेविटी के अलावा कुछ नहीं लग रहा होता है, तो टेक्निकली एवरी प्रोजेक्टाइल इज इन फ्री फॉल। बट एनीवे स्टिल है ना, हम कहते हैं कि हमने इस तरीके से प्रोजेक्ट किया। अब इसमें वही बात है, इसके दो मोशन है। देखो ये हमारा ओरिजिन है, तो यहाँ से जो नीचे आ रहा है ये है y, यहाँ से जो आगे जा रहा है ये है x। तो किसी भी वक्त मान लो ये यहाँ पहुंचा तो ये है x, y। ध्यान रखना x पॉजिटिव है, y बाय डिफॉल्ट नेगेटिव है, तो हम उसको, क्योंकि सब कुछ नेगेटिव है y डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव कह सकते हैं। तो ये लिख लो y ऐसे हो गया। कोई नहीं, तो इसको ड्रॉ करो एक बार, समझते हैं। पहले हॉरिजॉन्टल की बात कर लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल में तो बहुत सिंपल है, x इक्वल टू यू इंटू टी। भाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है, हमेशा u रहेगी। यहाँ आया तो भी u है। देखो थोड़ा एरो ठीक बनाता हूँ इसका। यहाँ आया तो भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u ही रहेगी, यहाँ पे है तो भी u है। इवन ज़मीन पे भी पहुंचेगा तो ये वाली वेलोसिटी u ही रहने वाली है उसकी। वर्टिकल वेलोसिटी अलग कहानी है। वर्टिकल वेलोसिटी किसी वक्त इतनी है, फिर बढ़ के इतनी हो जाएगी, नीचे आते आते सबसे ज़्यादा हो जाएगी, तो वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है ना। हॉरिजॉन्टल में x इक्वल टू यू टी है, और vx हमेशा u के ही बराबर रहेगा। यानी कहीं भी चला जाए vx हमेशा किसके बराबर होगा? u के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। वर्टिकल डायरेक्शन में सब कुछ ग्रेविटी करवा रही है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो y है वो हाफ जी टी स्क्वायर है तो नेगेटिव, लेकिन g नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर है ना, ये देख लेना। तो यहाँ से अगर कोई हमसे पूछे कि टाइम कितना लगा नीचे आने में, तो हम वही वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 2y बाई जी वाला। ये यहाँ से डिराइव हो जाएगा हमारा। क्या बेटा? यस सर। क्या चीज़? हाफ जी टी स्क्वायर वाला? हाँ हाँ, आपने मेरे ख्याल से ना वो मोशन इन वन डायमेंशन शायद ठीक से नहीं समझा होगा, है ना। तो आप याद करो, किसी चीज़ को अगर हम ड्रॉप कर देते हैं तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है, और एक्सेलरेशन के नाम पे सिर्फ ग्रेविटी लग रहा है। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं लिखूंगा तो 0t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसे ही तो लिखूंगा यूटी, है ना। तो बस ये आ गया हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो देखना कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल मोशन बिल्कुल वैसा है जैसा एक ड्रॉप किए हुए पत्थर का होता है। क्या कहा मैंने? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल मोशन बिल्कुल वैसा होता है जैसा एक ड्रॉप किए हुए पत्थर का होता है ना। तो पार्टिकल कह लो आप, अगर पत्थर आपको लगे ना, हर बार पत्थर ही ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, और वैसे भी हाइट से पत्थर गिराना कोई समझदारी का काम नहीं है ना, लेकिन लग जाते हैं ना लोगों को नीचे। बट एनीवे, पॉइंट समझने वाली बात है, तो आप समझ गए। वर्टिकल वेलोसिटी की बात करते हैं। आप देखो, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी जो है वी वाई, वो है 0 प्लस जी टी। प्लस भी हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, तो इनिशियल तो 0 थी, टाइम के साथ बढ़ती जाएगी, तो वी वाई इक्वल टू जी टी। ये बात समझ लो अच्छे से। यस सर। ये वी वाई वाई के साथ कैसे रिलेटेड है? तो वी वाई का स्क्वायर इज 2g y, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ना, वी वाई का स्क्वायर इज 2g y। समझ सकते हो? ठीक है। अच्छा, कुछ रिजल्ट हम यहाँ पे डिराइव कर लेते हैं, है ना, वो मैं आपको यहाँ डायग्राम बना के समझाता हूँ। जैसे मान लो हमने प्रोजेक्टाइल को ऐसे प्रोजेक्ट किया और ये इस तरीके से उड़ता हुआ आ रहा है,
इस वक्त इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है? t इक्वल टू 0 पे हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है इसका? माइनस थीटा। 90 डिग्री। कैसी बात है यार, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल जीरो 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 है ना? हॉरिजॉन्टल के साथ 0। हॉरिजॉन्टल के साथ 0 है। फिर क्या होगा, जैसे जैसे ये नीचे आएगा, मान लो इस वक्त इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे हो जाए, इस डायरेक्शन में, टेंजेंट है ना इस डायरेक्शन में, तो इस बार अगर हम हॉरिजॉन्टल के साथ देखें तो एंगल कुछ फाई हो जाएगा। यस सर। इसको v वेक्टर लिख देते हैं, ये u वेक्टर है, ये हमारा v वेक्टर है। फिर से वही बात है, देखो इसके दो कंपोनेंट है हमारे पास, ये vy है, ये vx है। तो जो tan फाई है हमारा वो vy अपॉन vx है, पहले भी तो किया था हमने ऐसा। यस सर। vy की जगह gt लिख देंगे इस बार, यहाँ देखो, यस सर। और vx की जगह u लिख देंगे सिर्फ। तो आज से tan फाई इक्वल टू gt बाई यू, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, एक बार इन सारे रिजल्ट्स को एक जगह अप्लाई करके देख लेते हैं। ये लिख लिया है, आई होप लिख लिया होगा। यस सर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक 125 मीटर ऊंचे बिल्डिंग से हमने किसी चीज़ को फेंका, इसकी स्पीड लिख देते हैं, इसकी स्पीड लिख लेते हैं लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड। आज न्यूज़पेपर में दिया हुआ था, भोपाल में किसी ने ये काम एक कुत्ते के साथ कर दिया। मतलब वहाँ लेक के किनारे एक आदमी ने सड़क से कुत्ता उठाया और हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया उसे लेक में। सर वो पकड़ में कैसे आ गया? वो कैमरा आजकल सब जगह कैमरा लगे हुए हैं यार, है ना? तो सीसीटीवी में आ गया वो, फिर पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ लिया उसको। चलो, तो लेट्स से हमने काम किया, 125 मीटर ऊंची बिल्डिंग से हमने कुत्ता फेंका, कितने स्पीड से? 10 मीटर पर सेकंड से। सबसे पहले आप मुझे बताओ, ये ज़मीन पे आने में कितना टाइम लेगा? ज़मीन पे आने में कितना टाइम लेगा? यहाँ तक 5 पहुँचने में, सेकेंड्स। हाँ 5 सेकंड। सबको समझ में आ रहा है या कुछ लोग नहीं समझे? यस सर आ गया। सब समझ गए? कोई तो हो यार ऐसे कि, सर वो मैं हूँ। अच्छा, और कोई? कोई और नहीं है? चलो समझो आगे। 2 इंटू √2y/g होता है ना बेटा, 2 इंटू 125 बाई 10, है ना? देखो ये 250 बन जाएगा, 10 कट जाएगा तो यस सर। √25 कितना होता है? 5 सर 5। 5 सेकंड आ जाएगा, 5 सेकंड। अच्छा, फिर कोई आपसे पूछे कितना दूर आके गिरेगा ये, कितना दूर, तो x इक्वल टू ut होता है नहीं होता? यस सर। तो x कितना हो गया, u यानी कितना था 10, 10 इंटू 5 कितना, 50 मीटर। तो फुट ऑफ द बिल्डिंग से 50 मीटर दूर आके ये गिरेगा, फुट ऑफ द बिल्डिंग से 50 मीटर दूर। तो 50 मीटर वाली बात समझ में आई सबको? यस सर। अच्छा, फिर कोई पूछे एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इसका एंगल विद द हॉरिजॉन्टल कितना होगा, जब ये जमीन पे टकरा रहा है तो ये एंगल कितना होगा? तो यहाँ पर हम लिख देंगे tan फाई इक्वल टू जी टी अपॉन यू, है ना? तो जी टी कितना हुआ, 10 इंटू 5 जी टी अपॉन यू, यू कितना हुआ 10, tan फाई इक्वल टू 5 आ जाएगा, तो फाई इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5 हो जाएगा। देख लो एक बार सारी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं? यस सर। पक्की बात? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन 2 सॉल्व करोगे? कर लेंगे। थैंक यू इस एहसान के लिए। मैं कैसे चुकाऊंगा मैं तब तक सोचता हूँ, है ना? आप क्वेश्चन सॉल्व करें।
एक 45 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, 45 मीटर, और उसके बेस से यहाँ से लेट्स से 10 मीटर दूर एक पूल है, पूल, पानी पानी है, मतलब इसके आगे पानी है ना, 10 मीटर के आगे एक पूल है। एक पर्सन बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में कूदता है यहाँ से हॉरिजॉन्टली और अपने आप को लॉन्च करता है 15 मीटर पर सेकंड से, 15 मीटर पर सेकंड से लॉन्च करता है ना। मतलब मान लो कि उसके पीछे है ना लोग पड़े हुए हैं और उसने जान बचाने के लिए ऐसे कूद गया। फिल्मों में कूदते हैं लोग ऐसे। आपको बताना है कि बचा कि खत्म हो गया। पूल में पहुंचा नहीं पहुंचा? अच्छा, पर्सन के लिए 15 मीटर पर सेकंड जनरेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, मैं इसको 5 कर देता हूँ ना, थोड़ा रियलिस्टिक सा लगेगा है ना। और पर्सन जनरेटिंग अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 5 कह देते हैं। तो बचा नहीं बचा? सर नहीं बचा। नहीं बचा, बच गया हुआ है 5 मीटर। अच्छा अभी देखते हैं है ना, अभी देखते हैं ना। एक आंसर आया है बच गया बाय 5 मीटर। अनवी ने कहा है बच गया बाय 5 मीटर। ठीक है, देखते हैं। और यस सर, बच ये गया कौन? 5 मीटर से। 5 मीटर से ये शाश्वत कह रहे हैं बच गया, और सर सूर्यांश कह रहे हैं, सूर्यांश। सूर्यांश कह रहे हैं बच गया, और शाश्वत ने कहा था कि नहीं बच पाया। सर शाश्वत तो है ही नहीं, किसी और। शाश्वत क्लास में है ही नहीं आज। अच्छा, बाकी लोगों के क्या ओपिनियन है भाई? बचा ये आदमी, नहीं बचा, क्या हुआ इसका? जेम्स बॉन्ड बन रहा था ये, खिड़की से कूद रहा था, क्या हुआ इसका? चलो चेक करते हैं इसको। नीचे आने में टाइम कितना लगेगा? चलो ये बताओ। मेरा भी 5 मीटर 3 से बच गया। सेकेंड्स। हैं? नीचे आने में टाइम कितना लगेगा? 3 सेकेंड। 3 सेकेंड्स। ये किसी को नहीं समझ में आया तो पूछना है कि 3 सेकेंड कैसे हुआ, और उस 3 सेकेंड में ये कितना दूर आके गिरेगा? 15 मीटर। 15 मीटर आके गिरेगा, 15 मीटर है ना। तो एज लॉन्ग एज आपका पूल ग्रेटर देन 5 मीटर वाइड है ना, आपका पूल अगर ग्रेटर देन 5 मीटर वाइड है तो ये बच जाएगा है ना। हालांकि पूल होते हैं इतने तो विड्थ के होते ही हैं है ना, तो बच गया रहेगा। अच्छा, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों को कि हाइट से पानी में कूदने पे जान बच सकती है, ठीक है ना। एक सर एक पर्टिकुलर हाइट से बच सकते हैं, पर्टिकुलर अगर हाइट उससे से बच ऊपर सकते हैं, करे उससे तो। ऊपर कूदेंगे ना तो इट इज सेम एज जंपिंग ऑन टू कॉन्क्रीट है ना। तो 45 मीटर तक तो आई बिलीव कि कोई खास फर्क ना, मतलब बच जाएगा है ना। लेकिन अगर नहीं सर, 45 मीटर बहुत ज्यादा होता है। नहीं यार, पानी के हिसाब से अगर आप देखोगे ना, इतना कूद जाते हैं वो जो फ्री डाइव करते हैं ना, क्लिफ क्लिफ से पानी में कूदते हैं, इतने तक से कूद जाते हैं। 45 मीटर अराउंड 150 फीट के आसपास हुआ, 150 फुट ऊपर से आदमी कूद सकता है। इससे ज़्यादा से कूदेगा तो बहुत चोट लगी। चोट तो इसमें भी लगेगी, देखो जब पानी में एंटर करेगा ना। नहीं नहीं आकाश, बात पानी गहरा होने की नहीं है, बात यह है कि वाटर में एक प्रॉपर्टी होती है, इसको सरफेस टेंशन कहते हैं। सरफेस टेंशन यानी द सरफेस ऑफ वाटर बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है ना। तो जब बहुत ऊपर से कोई कूदता है तो ये सरफेस टेंशन के अगेंस्ट जो फोर्स लगता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो सर बोन वगैरह डिसलोकेट होने के बहुत चांसेस होते हैं उसमें। हाँ, नहीं नहीं बहुत चोट लगती है। मतलब देखो ऑब्वियसली अंदर से फीलिंग अच्छी आएगी कि चलो कंक्रीट पे नहीं कूद रहे हैं, ठीक है ना। बाकी चोट बहुत लगेगी, मतलब कई वो चोट फेटल भी हो सकती है, मतलब ना। तो बहुत ज़्यादा हाइट से पानी में कूदना भी जो है। अच्छा, फिर एक बहुत बहुत ज़्यादा हाइट होती है, जैसे मान लो कि कुछ लोग वो करते हैं ना, स्काई डाइविंग करते हैं, ऊपर से कूद गए और मान लो समहाउ उनका जो शूट है वो ओपन नहीं हुआ,
तो उस केस में उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने आप को अगर स्प्रेड कर लेते हैं तो वो एक टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर सकते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी ये हम आगे चल के विस्कोसिटी में पढ़ेंगे। तो वो टर्मिनल वेलोसिटी अगर बहुत ही कम वैल्यू की अचीव कर लें तो पानी में लैंड करना जो है वो फ़ायदेमंद हो सकता है ना। तो वो बहुत ज़्यादा हाइट से कूदने पे ये फ़ायदा मिल जाता है कि यू कैन हैव अ लो टर्मिनल वेलोसिटी अगर आप एयर ड्रैग को सही से इस्तेमाल कर लें तो। एनीवे तो ये कहानी तो आप समझ गए। और देख लेते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। देखो, एक बिल्डिंग के टॉप से हमने एक ऑब्जेक्ट फेंका और कहा जा रहा है कि जब ये लैंड करता है तो 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल बना रहा होता है। लैंड करते वक्त इसकी वेलोसिटी कितना एंगल बना रही है? 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल से भी 45 ही होगा वैसे तो। u स्पीड से हमने इसे फेंका, तो आपको बताना है कि जो हाइट है वो कितनी है इन टर्म्स ऑफ u, h कितना है। क्वेश्चन समझ गए सब लोग? करो इसकी ट्राई करो, आंसर u की टर्म्स में देना है आपको। किसी का आंसर? सब कुछ? हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ हाफ यू स्क्वायर बाय जी है क्या? हाफ ऑफ u स्क्वायर बाई जी सही लग रहा है ना? अनवी बोल रहे हो क्या? हाँ सर। हाँ अनवी ठीक लग रहा है आपका आंसर, है ना? अभी चेक कर लेते हैं। तो ट्राई कर लेते हैं भाई, बाकी लोग तो मुझे लग रहा है बेहोश हो गए। क्वेश्चन देख के क्या हुआ पता नहीं। तो 45 डिग्री का मतलब हुआ, आपने कहा tan 45 इज gt ओवर u। ये समझ लो पहले तो। यस यहाँ सर। से t की वैल्यू u बाई जी आ जाएगी। फिर h कितना है? h है हाफ जी टी स्क्वायर, है ना? h हाफ जी टी स्क्वायर है, तो आपने कहा हाफ इंटू जी इंटू यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, यू स्क्वायर बाय जी। बन गया आंसर। कर लोगे? चलो मान लेते सर एक सेकंड हैं। थोड़ा सा ऊपर। हाँ इसको नोट कर लो। सर एक और क्वेश्चन मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा यार, क्यों नहीं मिलेगा। मतलब क्वेश्चंस के थ्रू ही है। देखो फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्वेश्चंस के थ्रू ही होती है। आपने कॉन्सेप्ट को सीखा, उसको अप्लाई किया और एक कॉमन सेंस डेवलप कर लो उस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग। हम इसे यू स्क्वायर बाई 20 भी कह सकते हैं ना? हाँ कहने हुए कह दो आप, मतलब है ना। एज सर लॉन्ग एज मेरा भी यू स्क्वायर बाय 20 आया था, मुझे लगा गलत है, वही मैं देख रहा था मैं क्या गलती की। नहीं नहीं, जी तो जी है। देखो जी में इसलिए छोड़ देते हैं, कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग बड़े रिजिड होते हैं जी को लेकर, नहीं हम तो 9.8 ही लिखेंगे, तो उनके लिए हम छोड़ देते हैं कि भाई जी लिखा है, अपने हिसाब से जो लगना रख ले यार।
है ना, तो इसलिए आंसर जी में दे रहे हैं, बाकी कोई बात नहीं है। जी इक्वल टू 10 दिया होगा तो हम भी पुट कर देंगे ना। अब देखते हैं, देखो इस बार हमने क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दिया। हमने कहा ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया हमने बिल्डिंग से, और ये कहीं आके ज़मीन पे टकराता है, तो पॉइंट ऑफ लैंडिंग को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से अगर स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर दें तो ये लाइन 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल बनाती है। यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग ऑन द ग्राउंड को अगर ज्वाइन करें तो ये लाइन 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल बनाती है। यू से प्रोजेक्ट किया है, एच कितना है ये बताना है, एच कितना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, एक बार करो इसको। अच्छा, शाश्वत एब्सेंट है, ओके। सर मैं दो उससे हूँ, दो अकाउंट से आज। आप दो दो अकाउंट से हो आज, अच्छा। नहीं सर, वो आज फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो रही है सुबह से इलेक्ट्रिसिटी। दो लोग एब्सेंट है इसका मतलब आज ना। मैंने कहा था यार कि ये ना देखो, मैं नहीं भेजूंगा आज रिकॉर्डिंग, फिर इनकी क्लास छूट जाएगी। चलो कोई नहीं, सोच समझ के ही लिया होगा इन्होंने डिसीजन। सर आप उसमें व्हाट्सएप पे जाके मैसेज इन्फो देख लीजिए ना, किस किस ने पढ़ा, उनमें से जो एब्सेंट है मतलब उसने मैसेज पढ़ के भी वो एब्सेंट है। अब यार कौन इतना दिमाग लगाया यार, देखो मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, मैंने मैसेज डाल दिया था, ठीक है। अब जिसने देखा बहुत अच्छा, नहीं देखा भगवान भला करे। सर इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर बेटा यू स्क्वायर बाय जी। बताओ आ रहा है क्या, या 2u स्क्वायर बाय जी, पता नहीं, मतलब अभी देख लेता हूँ इसका आंसर ना, करूँ सॉल्व करूँ इसको। यस सर। यस सर। इस 45 डिग्री का मतलब समझ रहे हो, ये और ये बराबर हैं। यस यस सर। सर। जब इतना समझ गए तो फिर तो हो जाना चाहिए था यार। एच कितना है, हाफ जी टी स्क्वायर, और ये कितना होता है, यू टी, होता है कि नहीं होता बोलो। यस सर। होता है, तो यहाँ से t बराबर 2u बाई जी आ गया, नहीं आ गया। तो h कितना हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर, यानी कितना, हाफ इंटू जी इंटू 4u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, तो 2u स्क्वायर बाई जी आ गया आंसर। कर लोगे। ओके सर। सर हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू टी। कैसे, हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू यू टी कैसे, हाफ जी टी स्क्वायर क्या है बेटा, सर हाइट। ना ना, जिनने क्वेश्चन पूछा उनसे पूछ रहा हूँ मैं तो। हाफ जी टी स्क्वायर क्या है, हाइट। हाइट है, अच्छा। यू टी क्या है, हाइट। कहाँ है यू टी, हाइट, ये है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हाँ सॉरी सर, हॉरिजॉन्टल। और 45 डिग्री का ट्रायंगल, इसका मतलब दोनों सेम है कि नहीं है। यस सर, यस तो ओके। इसीलिए है यार, है ना। यहाँ सारा खेल ही तो 45 डिग्री का है। अभी मान लो ये कह देता है सेम क्वेश्चन में, ये एंगल 60 डिग्री बन रहा है, ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री, फिर क्या करते, अगर यहाँ 60 डिग्री होता फिर क्या लिखते, अरे सर हाफ जी टी स्क्वायर अपॉन यू टी इक्वल टू √3। इक्वल टू √3, और क्या, h अपॉन एक्स जो है हमारा, h अपॉन एक्स वो √3 हो जाता, tan 60 हो जाता। कर लोगे, यस सर। यस यस सर। सर। थोड़ा यार मैथ्स वाला दिमाग चलाओ यार, मतलब मेरे ख्याल से पूरी क्लास में कोई भी बायो वाला नहीं है ना, यहाँ तो सारे ही मैथ्स वाले हैं। और मैथ्स वाले मैथ्स ही ना लगाएं क्वेश्चन में तो फिर बड़ा अजीब लगता है ना।
ये ऐसे हो गया ना कि भाई एक तार के ऊपर बहुत सारे पंछी बैठे हुए हैं और वो सारे के सारे गिरे जा रहे हैं, बार बार गिरे जा रहे हैं। हमें पूछा क्या हुआ भाई, तो वो पता लगा भाई अपने पंख तो फड़फड़ाते ही नहीं है ना। तो भाई जिनके पास पंख है उनको तो ये काम करना ही है ना। तो ऐसे मत करो यार, मैथ्स वाले मैथ्स ना लगाएं तो फिर खराब लगता है। मैथ्स लगाओ, मैथ्स। चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं सर, असल में कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा क्वेश्चन है तो पक्का इसमें सिंपल से तो होगा नहीं, पक्का कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो सर वो दिमाग नहीं चल पाता। हाँ, एक्स्ट्रा दिमाग लगा देते हो ना, उस केस में ये होता है बस। ये क्या है? हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर है, हाँ, है ना। तो एक हेलीकॉप्टर है, ये उड़े जा रहा है ऐसे 50 मीटर पर सेकंड। ज़्यादा तो नहीं हेलीकॉप्टर के लिए, हाँ चल सकता है। 50 मीटर पर सेकंड पे चल रहा है ना। और इसको काम दिया गया है, वो रिलीफ पैकेट्स होते हैं, रिलीफ पैकेट्स, एक बाढ़ आ जाए तो सामान पहुंचाना होता है वाले। यस सर। ठीक है ना। तो इसको कहा गया कि भाई वो बाढ़ग्रस्त इलाके में लोगों के पास खाने वाने के पैकेट गिराने हैं। ये ज़मीन से 500 मीटर के ऑल्टीट्यूड पे उड़ रहा है, नीचे तो बाढ़ आई हुई है। 500 मीटर के ऑल्टीट्यूड पे उड़ रहा है। तो जब ये पैकेट रिलीज करता है तो आपको बताना है कि जिस पॉइंट पी के ऊपर ये पैकेट रिलीज करता है उससे कितना दूर पॉइंट क्यू पे जाके पैकेट गिरता है, बता दोगे? पी क्यू का डिस्टेंस बताना है। इसने पैकेट रिलीज किया पॉइंट पी के ऊपर वाइल फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, और सर 500 मीटर। 500 मीटर। 500 मीटर। 500 मीटर। यस सर। इसको नीचे आने में टाइम कितना लगा? 10 सेकेंड्स। 10 seconds। अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 500 बाई 10, यही था ना? यस सर। तो 10 सेकंड लगे, बिल्कुल सही है। और 10 सेकंड में 500 मीटर दूर जाके गिरेगा। 500 मीटर, ये बिल्कुल सही, एकदम सही कर लिया आपने। हेलीकॉप्टर में 2 पंखे क्यों रखे होते हैं, एक ऊपर एक इधर पूंछ पे? स्टेबिलिटी के लिए। ये नहीं होगा तो क्या होगा? देखो ये नहीं होगा तो ऊपर ही नहीं उठेगा, इतना तो मानते हो ना? डायरेक्शन। और डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाएगा अगर पीछे वाला नहीं। सीधा जाएगा। मान लो ये नहीं सीधा है भी तो नहीं सीधा सीधा जाएगा ये? नहीं सर। नो। क्या होगा? ये नहीं होगा तो क्या होगा? सही से तो उड़ नहीं थोड़ा सा पाएगा। उठेगा लेकिन सर डायरेक्शन नहीं पता चल पाएगी। नहीं तो मतलब ऐसे ऐसे फिर क्या, आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। आगे नहीं बढ़ पाएगा? अच्छा चलो, एक्चुअली ऐसा होता है, अगर ये नहीं होगा ना तो जैसे ही हवा में उठेगा, अगर मान लो आपका ये जो है ये घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो जो बॉडी होगी, बॉडी ये जो हिस्सा है ना ये वाला, ये घूमना शुरू हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। यानी ये घूमेगा उधर और नीचे जो बॉडी है वो घूमेगी इधर। ठीक है, क्यों? इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये ना जब हम रोटेशन पढ़ेंगे तो समझेंगे, है ना। इसलिए कभी आपने अगर फिल्मों में देखा हो कि हेलीकॉप्टर की पूंछ में आके एक रॉकेट लगता है ना, तो गोल गोल घूमने तो वो लगता गोल 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 घूमता हुआ नीचे आ जाता है है, ना। नीचे गिर जाता है। हाँ सर। तो बस वही कंडीशन यहाँ हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड, हम कहते हैं काउंटर रोटेशन होता है ना। मतलब ये जो भी एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस कर रहा है ये उसका काउंटर एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस करता है, सो दैट द हेलीकॉप्टर में रिमेन स्टेबल, है ना। वो मतलब ये स्ट्रेट जा सके, है ना। अच्छा, जहाँ तक बात होती है स्ट्रेट ले जाने की, उसका काम यही वाला पंखा करता है ना, आगे ले जाने के लिए। तो जब मान लो आपका हेलीकॉप्टर जो है इट इज़ ट्राइंग टू गो फॉरवर्ड, तो आपका जो ऊपर पंखा होगा ना वो इस तरीके से डायरेक्टेड होगा, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे। तो इसमें क्या होगा, जो थ्रस्ट प्रोड्यूस होगा
उसको थ्रस्ट वेक्टरिंग कहते हैं बेसिकली इसको। तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर की तरफ होगा, एक आगे की तरफ होगा। तो ये इसको आगे भी ले जा रहा है और ऐसे भी कर रहा है ना। तो इस तरह से होगा। जब दाएं बाएं जाना होगा तो ऐसे टेढ़ा हो रहा है, मतलब ऐसे, मतलब उसका हाँ, फेस नीचे आता हेलीकॉप्टर है। को आपने देखा होगा जब वो टेक ऑफ करता है तो ऐसा लगता है आगे की तरफ झुक के उठाया हुआ है ना। यस यस सर। सर। वो एक्चुअली आगे की तरफ वो ये हिस्सा नहीं झुक रहा होता है, आगे की तरफ ये वाला हिस्सा झुक रहा होता है। तो ऐसा लगता है कि उसने अपना नोज नीचे की तरफ किया हुआ है और आगे जा रहा है वो, है ना। तो ऐसे होता है। फिर जब उसको हावर करना होता है, अगर एक ही जगह रहना है कि तो वो फिर पूरा का पूरा नीचे हो गया। क्या कह रहे हो बेटा? सर जब मैंने देखा है पास से होते हुए, तो सर वो तो ऐसा दिखता है कि उसको पूरा ऐसे, मतलब हाँ, दिखता बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल दिखता ऐसा ही है जैसे पूरा का पूरा नीचे झुक गया है ना। तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है। कोई नहीं, तो जब रोटेशन पढ़ेंगे तो ये बात समझ जाएंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। इनफैक्ट कई हेलीकॉप्टर ऐसे होते हैं जिसमें टेल रोटर का इस्तेमाल ही नहीं किया जाता है। डे आफ्टर टुमारो हम क्या पढ़ेंगे? डे आफ्टर टुमारो बेटा हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट। एक हाइट से फेंका गया प्रोजेक्टाइल, और अगर ये हो गया, अगर ये वाला पार्ट हो गया तो हम न्यूटन्स लॉज पढ़ना शुरू कर देंगे। न्यूटन्स लॉज, क्योंकि सर्कुलर मोशन न्यूटन लॉ के बाद ही पढ़े जाते हैं ना, तो वो हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे। तो होपफुली ये कर लेंगे, फिर न्यूटन लॉ शुरू कर देंगे ना। ये तो मैं कह रहा था कि बिना पूंछ वाला भी एक हेलीकॉप्टर होता है जिसमें दो पंखे होते हैं, एक पंखा उसके नीचे दूसरा पंखा, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो ये चार ब्लेड होते हैं ऊपर वाले जो ऐसे घूमते हैं, और ये चार ब्लेड होते हैं नीचे वाले जो उल्टा घूमते हैं। तो फिर आपको वो पीछे वाले की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाती है, ये आपस में ही संभाल लेते हैं एक दूसरे को। ये वाले बीच में नेवी यूज़ करती थी, आजकल थोड़े कम पॉपुलर हैं ये ना। फिर आपने चिनूक देखे होंगे, चिनूक देखे सबने? चिनूक हेलीकॉप्टर्स को देखना, उसमें दो पंखे होते हैं। उसमें बड़ा सा हेलीकॉप्टर होता है ऐसे, उसमें एक पंखा यहाँ लगा होता है और एक पंखा यहाँ लगा होता है। हाँ सर देखा है। यस ऐसा सर। देखा ना? हाँ, ये वो बड़े बड़ा सामान उठा के ले जाने वाले होते हैं, ये टैंक वैंक तक उठा के ले जा सकते हैं, है ना? हाँ तो सर। ये इसमें ये पंखा ऐसे घूमेगा तो ये वाला पंखा ऐसे घूमता है। तो इनको भी टेल रोटर की ज़रूरत नहीं होती है, ये अपना काम इसी से चला लेते हैं। चलो खैर, तो वो रोटेशन में पढ़ेंगे हम लोग। तो अभी इसकी प्रैक्टिस कर लो। अब तो ऑलमोस्ट हमारे ज़्यादातर इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोजेक्टाइल के हो गए हैं। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट तो 5 मिनट में हो जाएगा, उसको हम कर लेंगे। फिर न्यूटन लॉ पढ़ते हैं। सर इसकी पीडीएफ, हाँ, मैं भेज रहा हूँ अभी, है ना, बस भेज रहा हूँ। हाँ सर ठीक है। जैसे वो आगे का शुरुआत का थोड़ा सा मतलब लिखना रह गया है ना, इसलिए पूछ मैं रहा था। भेज रहा हूँ। ओके। और सर कुछ चैप्टर वाइज टेस्ट का? टेस्ट का? हाँ, मैं टेस्ट का कर देता हूँ आपका, है ना। नहीं सर, क्योंकि हाफ ईयरली बस अभी सर पे ही है सर पे आने हैं, का। हाँ, ठीक है, मैं टेस्ट भेजता हूँ, उनको ईमानदारी से कर लेना बस, है ना। यस सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।